नमस्कार दोस्तों। तो हम सीसैट के अंतर्वैयक्तिक क्षमता एवं संप्रेषण कौशल के सेगमेंट के प्रश्नों को देख रहे थे जो यूपी पीसीएस में विगत वर्षों में आए हुए हैं। 2012 और 2013 के प्रश्नों को देख लिया है, ये 2014 का प्रश्न है। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक अवाचिक संप्रेषण सहायक का उदाहरण है। तो देखिए, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन दो तरीके से होता है, एक वाचिक यानी कि बोलकर, एक होता है अवाचिक यानी कि बिना बोले हुए भी संप्रेषण करना। तो अवाचिक में कई तरीके होते हैं, जैसे आँख के संकेतों से, इशारों से बात करना, चेहरे के हाव भाव से बात करना और फिर शारीरिक भाषा से बात करना। तो ये सब अवाचिक संप्रेषण में सहायक होते हैं। तो उपलब्ध जो विकल्प है इसमें से चाक्षुष संपर्क जो है यानी कि आँखों से संपर्क करके संप्रेषण करना, यही अवाचिक संप्रेषण में सहायक होता है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। बी सी डी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चिल्लाना, बुदबुदाना या शब्द जाल, ये तीनों दरअसल वाचिक संप्रेषण यानी बोल करके जो संप्रेषण किया जाता है उसमें सहायक होते हैं। नेक्स्ट, संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से तात्पर्य है। तो कूट का अंग्रेजी शब्द होता है इनकोडिंग करना। तो इनकोडिंग तो तभी करते हैं जब कोई कोड में आया हुआ है, कोड को इनकोड कर लेते हैं। तो यही बोल रहा है कि संप्रेषण की प्रक्रिया में यानी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में कूट लेखन से तात्पर्य क्या होता है? तो संकेतों को तंत्रिकीय आवेगों में परिवर्तित करना, मतलब जो कोड में संप्रेषण हुआ है उसको इनकोड करके ऐसा कर देना ताकि मस्तिष्क की तंत्रिकाएं उसको समझ सके। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, संप्रेषण के संबंध में संदर्भ यानी कि कॉन्टेक्स्ट किसे कहते हैं? तो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के संबंध में कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है वार्तालाप के लिए भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण का होना। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। हालांकि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वातावरण भी अगर होता तब पर भी ये सही हो जाता। व्याख्या में भी वही लिखा हुआ है, संप्रेषण के संबंध में संदर्भ वार्तालाप के लिए भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण से संबंधित है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वातावरण से भी संबंधित होता है। नेक्स्ट, कथन है अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं, मतलब मोटिवेटेड होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि अंतर्वैयक्तिक जो व्यवहार होता है उसकी प्रेरणा हमें आंतरिक आवश्यकताओं से ही प्राप्त होती है। तो विकल्प ए बिल्कुल सही है, नहीं कथन, मतलब विकल्प बोल रहा हूँ, कथन ए जो है वो सही है। कारण इसके पीछे क्या है? लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। तो हाँ, ये बात सही है, चूँकि लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं तो इसीलिए बढ़ाते हैं क्योंकि उनकी आंतरिक आवश्यकताएँ होती है और वही आंतरिक आवश्यकताओं से वो प्रेरित होकर के अपने अंतर्वैयक्तिक व्यवहार में सुधार करते रहते हैं। तो यही विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी करता है। विकल्प ए इसका ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पेल्ज प्रभाव स्पष्ट करता है। तो देखिए, पहले पेल्ज प्रभाव क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो थोड़ी बहुत 1-2-3 फैक्ट पता है मुझे। ये जो पेल्ज है ना, इनका पूरा नाम था डोनाल्ड पेल्ज। इन्होंने 1952 में एक सिद्धांत दिया। उसका नाम क्या था? उसका नाम था संगठनात्मक संचार यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। उस सिद्धांत का जो एक लाइन में अगर मैं मतलब बताने के प्रयास करूं तो उसका मतलब ये होता है कि किसी भी संगठन में संचार अगर अच्छे तरीके से हो पाता है तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो पाता है कि उस संगठन का जो नेतृत्व है, उस संगठन का जो उच्च स्तर के प्रबंधक हैं, तो वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं नीचे के लेवल के अधिकारियों को, कर्मचारियों को या श्रमिकों को या काम करने वाले अन्य लोगों को। और यही कारण है कि जब कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है, कम्युनिकेशन अच्छे से पास होता है, तो संगठन अपने उद्देश्यों को पूरा करने में समर्थ होती है। तो ये मैंने बता दिया डोनाल्ड पेल्ज के द्वारा 1952 में दिए गए पेल्ज सिद्धांत यानी कम्युनिकेशन संगठनात्मक संचार का सिद्धांत, जिसको पेल्ज प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर सही है डी नंबर। मैं जो अन्य विकल्प को छोड़ दे रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ। कैसे है डी नंबर? लिखा हुआ है उपयुक्त उपरिगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता। मतलब ये हुआ कि अच्छे तरीके, थोड़ा सा भाषा जटिल है तो उसमें घबराना नहीं है, अब क्या करेंगे, है तो है, समझ लेना है बस। तो उपयुक्त उपरिगामी प्रभाव के साथ, ऊपर के स्तर के प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता, मतलब कि उनकी कम्युनिकेशन की समर्थिता जो होती है, यही दरअसल संगठनात्मक संचार में हेल्प करता है और उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, कथन और कारण है। तो कथन में लिखा हुआ है संप्रेषण के नियामक नियम हमें यह बताते हैं कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है कि कम्युनिकेशन का जो नियामक नियम होता है, जो रूल्स होते हैं, वही हमें ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि संप्रेषण से तो हमें पता चलेगा। कारण, संप्रेषण में अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वय आवश्यक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो हम संप्रेषण कर रहे हैं उसमें अंतःक्रियाओं की संरचना क्या है और उसमें समन्वय क्या है, तो ये दोनों आवश्यक होता है।
तो कथन और कारण दोनों सही है, दूसरे की व्याख्या भी करता है, इसलिए इसका आंसर ए होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उलट के ऑप्शन सेट किया हुआ है, तो बी इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, तो ऐसे समानता ए वाले में रहता है, यहाँ पर बी वाले में है। तो इससे क्या सीखना चाहिए कि ध्यान रखना है, कहीं ऐसा नहीं कि हाँ इसी भाव में कि अरे ए में तो रहता है एक दूसरे की व्याख्या वाला, तो उसी में कर देना, अच्छा से पढ़ लेना है पहले, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में नकारात्मक निजी व्यवहार है और सूची 2 में कारण है। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, इसमें लिखा हुआ है कि गले के पीछे एक हाथ रखना। आपने मतलब महसूस तो हम लोग करते हैं अपने डेली लाइफ में कि किसी से बात कर रहे हैं और वो क्या कह रहा है, मतलब अपने गले के पीछे हाथ रख ले रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम जो कह रहे हैं उसमें वो सहमत नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ उसमें सहमत नहीं है। ये बात अलग है, वो कह नहीं रहा है कि मैं सहमत हूँ कि नहीं हूँ, बस गले के पीछे अगर हाथ जला जा रहा है उसका यही संकेत होता है कि असहमति है उसकी। बी, आंखें सिकोड़ना, तो ये अस्वीकृति का संकेत है। जब किसी बात को सुन करके कोई आंख सिकोड़ ले तो समझ लेना है कि वो एक्सेप्टेंस नहीं है। अच्छा, नाक सहलाना, तो नाक सहलाना ये अतिशयोक्तिपूर्ण जब वर्णन होता है तब लोग नाक सहलाते हैं। और चश्मा उतार कर नीचे रखना, तो जब नहीं सुन रहे हैं तो चश्मा उतार कर नीचे रखते हैं। तो मतलब ये सब संकेत हैं, दरअसल बहुत इसके भाव होते हैं। ऐसे ही मैंने कहीं पढ़ा था, हाथ मिलाने के भी प्रभाव होते हैं। मैं सिर्फ ऐसे एक्स्ट्रा बात बोल दे रहा हूँ कि अगर हाथ कोई मिला रहा है और अच्छे से एकदम मिला रहा है, ठीक ठाक तरीके से हाथ मिला रहा है, हल्के तरीके से नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि जैसा विश्वास वो दे रहा है वैसा ही विश्वास वो सामने वाले से चाहता है। और हल्के तरीके से हाथ मिला रहा है मतलब ये हुआ कि वो उतना इंटरेस्टेड नहीं है, हाँ कट से निभा रहा है। तो खैर मैं इसको फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। नकारात्मक निजी व्यवहार और कारण, तो असहमति का कारण होता है कि गले के पीछे एक हाथ रख देता है कोई व्यक्ति, और अस्वीकृति का प्रभाव ये होता है, अस्वीकृति के कारण ही आंखें सिकोड़ा जाता है, और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जब कुछ हो जाती है तो उसको नाक सहलाना मतलब नाक सहलाना जो निजी व्यवहार है उसके कारण ही होता है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन के कारण। और अगर हम नहीं सुन रहे हैं सामने वाले की बात को उसके सामने होते हुए भी, तो चश्मा उतार के नीचे रखना ये इसका संकेत है। नेक्स्ट, दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर हमारी राय और योग्यताओं के मूल्यांकन की प्रवृत्ति और जो हमारे समान है उनके तुलना करने की पसंदगी जानी जाती है, तो ये सामाजिक तुलना सिद्धांत के तहत जानी जाती है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है कि सामाजिक तुलना सिद्धांत के रूप में। अब सामाजिक तुलना सिद्धांत दिया था किसने? तो लियोन फेस्टिंगर ने दिया था ये सामाजिक तुलना सिद्धांत, और उसी में ये बात बताई गई थी कि दरअसल मतलब मैं एक लाइन में अगर सही तरीके से बताऊं ना इस सिद्धांत के बारे में, सामाजिक तुलना सिद्धांत के बारे में, तो इसका मतलब ये है, क्योंकि इसमें तो जटिल भाषा लिखा हुआ है, थोड़ा टेढ़े लंगड़े टाइप से लिखा हुआ है। एक लाइन में अगर मुझे बताना हो आपको, तो मैं आपको यही कहूँगा कि व्यक्ति जो होता है ना, वो अपने आप को परिभाषित करने में सक्षम होता है। कोई भी व्यक्ति, मैं हूँ या आप, कैसे करता है? वो दरअसल दूसरे से तुलना करता है किसी खास गुण के रूप में। जैसे कोई पढ़ाई कर रहा हो, पढ़ाई में किसी खास विषय को देख रहा हो, तो जैसे किसी का इकोनॉमिक्स अच्छा है तो वो तुलना करेगा कि मेरा अच्छा है कि नहीं, और अगर अच्छा है तो कैसे अच्छा है, तो दूसरे से तुलना करेगा, नहीं है तो कैसे नहीं अच्छा है, तो दूसरे से तुलना करके पता करेगा। तो यही बात है, ये सामाजिक तुलना सिद्धांत के रूप में ये जो मैंने नाम बताया, ये लियोन फेस्टिंजर, इन्होंने ही बताया था कि व्यक्ति अपने आप को परिभाषित करने में, अपनी क्षमता को परिभाषित करने में सक्षम होता है और सामाजिक तुलना सिद्धांत के रूप में सक्षम होता है, समाज में तुलना करके। नेक्स्ट, अच्छे श्रोता बनने के लिए जो 2 कौशल संबंधित हैं वे हैं ध्यान देना तथा प्रतिपुष्टि प्रदान करना। प्रतिपुष्टि का अंग्रेजी शब्द होता है फीडबैक, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, भूल गया हूँ शायद। तो अच्छे श्रोता अगर कोई है, आपने अगर एक पिक्चर आई थी अय्यारी, तो उस पिक्चर को आपने देखा, वही हीरो है अय्यारी में भी, जो शेरशाह पिक्चर अभी आई थी अमेजन पे। तो उसमें एक डायलॉग आता है कि लिसनिंग इज द फाइन आर्ट्स। तो वही बात है, अच्छे श्रोता बनने के लिए जो 2 कौशल चाहिए होता है वो है ध्यान देना और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो जो व्यक्ति ध्यान देगा वो फीडबैक भी देने में सक्षम होगा ही होगा। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। मैं व्याख्या भी पढ़ देता हूँ। अच्छे श्रोता बनने के लिए जो 2 कौशल संबंधित हैं वे हैं किसी बातों को ध्यान देना और उचित प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो कोई विशेष बात नहीं थी, उसी बात को दोहरा दिया है। नेक्स्ट, एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है वह है तो वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना। यही एक सक्रिय श्रोता द्वारा मतलब प्रयोग में लाया जा सकता है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। दरअसल होता यह है कि अगर कोई श्रोता सक्रिय है, अच्छे से सुन रहा हो, मतलब अच्छे से सुनने वाले व्यक्ति में उसकी गिनती होती हो, तो वो क्या करेगा, सुनी हुई बातों को
अपने शब्दों में वो व्यक्त करेगा, तो ये भी एक तकनीक है अच्छे श्रोता का। और क्या कर सकता है, मतलब अपने शब्दों में वो सुनी हुई बातों को अपने शब्दों में बोलने की कोशिश करेगा, जहाँ पर जो शब्द नहीं समझेगा वो प्रश्न पूछेगा। तो ये सब सारी अच्छे श्रोता की पहचान है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सकें को स्पष्ट करता है? तो पुतला का तर्क, ये बड़ा ही फेमस है। पुतला का तर्क एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सके को स्पष्ट करता है। अरे मतलब ये होता है ना कि किसी बात को अगर साबित करना हो तो कोई तर्क दे, और दरअसल वो वास्तविक में उसका कोई अस्तित्व नहीं है उस तर्क का, बस वो तर्क देगा और बोल देगा कि उसने ये कहा था, वहाँ ये लिखा हुआ था, ताकि थोड़ा प्रभावशाली बनाए। उसको खंडन मतलब कर भी सकता है कोई, तो ये उसको बोलते हैं पुतला का तर्क। संदेश होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश होता है। तो संदेश क्या होता है? एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो। तो संदेश मतलब एक सुस्पष्ट संकेत वही संदेश होता है जो कोलाहल स्तर से ऊपर होता है, वही सुस्पष्ट संकेत संदेश के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट, मानवीय संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ अंग नीचे दिए गए हैं, संप्रेषण प्रक्रिया में घटाने वाले सही क्रम को चुनिए। तो घटाने वाले सही क्रम को कैसे चुनेंगे? सबसे पहले संदेश होता है, फिर कोलाहल और फिर पुनर्निवेश होता है। तो विकल्प सी 2, 3, 1 इसका सही आंसर है। फिर से पढ़ देता हूँ व्याख्या में, तो फिर से रिवीजन हो जाएगा। मानवीय संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ अंग निम्न हैं, पहले संदेश, फिर कोलाहल, फिर पुनर्निवेश। तो दोनों एक ही चैप्टर से क्वेश्चन था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हमारे अंतर्हित व्यय बोधों को, मैं फिर से पढ़ता हूँ, निम्नलिखित में से कौन हमारे अंतर्हित व्यय बोधों को स्पष्ट करता है, जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है और जो दूसरों से संप्रेषण करने के समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है? तो ये संप्रेषण प्रतिरूप के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। मैं फिर से व्याख्या पढ़ता हूँ। संप्रेषण प्रतिरूप हमारे अंतर्निहित व्यय बोधों को स्पष्ट करता है, जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है और जो दूसरे से संप्रेषण करने की समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है। तो वही बात दोहरा दिया है, संप्रेषण प्रतिरूप के बारे में सारी बातें हैं। नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन की संख्या इस बार ना संप्रेषण वाले चैप्टर से थोड़ा ज़्यादा था। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र है। तो नीति शास्त्र दरअसल क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में नीति शास्त्र का मतलब होता है कि विचारने योग्य होता है। ये विचारने योग्य का मतलब ये हुआ कि मूल्य क्या है इसके, सही है कि गलत क्या है। तो यही होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस में, नीति शास्त्र के अंतर्गत यही पढ़ा जाता है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, प्रभावी श्रवण समावेश करता है। तो प्रभावी श्रवण में क्या समावेश होता है? दरअसल क्वेश्चन ये ही है इसमें कि प्रभावी श्रवण अगर कोई अच्छे तरीके से सुन रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ होती है? तो अपने संदेश की समझ की प्रतिपुष्टि को, मतलब कि जो संदेश मिला है उस संदेश पर अच्छे से फीडबैक वो दे पाता है, प्रतिपुष्टि कर सकता है, तो उसी को बोलते हैं प्रभावी श्रवण कहा जाता है इसको। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। वीडियो कैसा लगा, क्या सुधार की संभावना है, आप जरूर बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर मुझे 1000 तक पहुंचाने हैं। आप जो भी आपके जानतव्य में हैं, जानने वाले में से, उनको ज़रूर शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू आपको।